नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। ये जो मैं अनुभव बता रहा हूँ ये किसी ने भेजा नहीं है, ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में नहीं था जब मेरे पास फ़ोन आया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने साल बाद दोबारा से मुझे उसी जगह जाने को मिल रहा है जो जगह स्केरी थी, हॉन्टेड है। वहाँ वियर्ड सा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि नितिन कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हो, क्या है ये। तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने बातें करी हैं आपको पता चल जाएगा। देखिए, कभी भी आप प्रेत आत्माओं को एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपने कभी डील किया है छलावे के साथ, लेकिन अब आपके सामने नर पिशाच है। कभी आपने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना था, लेकिन अभी फिलहाल जिससे सामना हो रहा है ये यक्षिणी है। तो कितनों को जानते हो तुम? 8-10 नाम याद करने से ऐसा नहीं कि आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में आ जाओगे। कुछ नहीं हो आप। जितनी शक्तियां आपने सुनी नहीं उससे ज्यादा ऑलरेडी मौजूद है। ये 1.5 फुटिया के बारे में लोगों को बड़ी अजीब सी जानकारी है। लोगों ने बस वो जो सरकटा है उसके बारे में कहानी सी बना दी है। ये हर चीज की, हर प्रेत वैरायटी जो है, वैरायटी सही शब्द है ना, इसमें कई भाग हैं। मतलब आप किससे डील कर रहे हो उसके कितने रूप हैं। छलावा सिर्फ एक रूप में कभी सामने नहीं आएगा। बहुत सारे नाम है, इंग्लिश, हिंदी, बहुत अजीब अजीब नाम भी हैं। लेकिन मैं जिससे पहले भेंट कर चुका हूं ये अपनी समझ के बाहर है। और एक चीज बताऊं, इतने समय में ना मैं बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका था ऑलरेडी। मैं कैसे उतारे होते हैं, कैसे क्या बोला जाता है, कौन सा मंत्रोच्चारण किया जाता है, कौन से आपके इष्ट देव इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर आप पर कोई कुछ पढ़ रहा है तो आप उसका पता कैसे लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टडी करी मैंने। होता क्या है कि मैंने अपनी टीम में सभी को बोला कि यार ये वही जगह है जहाँ एक बार मैं जा चुका हूँ, और वहाँ का अनुभव मेरा कोई ठीक नहीं था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके ये पूछा, कन्फर्म किया कि भाई अब वो जगह क्या ठीक है। उसने कहा भाई मैंने बेचने के बाद ना उस तरफ अपनी गाड़ी कभी घुमाई भी नहीं है, मुझे नहीं पता, और तुझे क्या पड़ी है ऐसी जगह पर दोबारा आने की। मैंने कहा यार एक्सपीरियंस तो देख खराब हमारा भी था, लेकिन जब क्लाइंट बुला रहा है भाई हो सकता है कि उसने पूजा पाठ करा लिया हो। तो उसने मुझे एक बात बोली कि देख सुन, अगर तू उस जगह जा रहा है क्लाइंट के लिए काम करने तो भाई स्टे मेरे घर पर मत करियो। मैं देखा साफ साफ बोल रहा हूँ, बुरा मत मानियो नितिन। मैं समझ सकता हूँ यार, फैमिली वाला बंदा है और कोई बात नहीं। अगर मैं नोएडा आया और मैंने उस क्लाइंट के लिए उसी ऑफिस में काम किया तो मैं आसपास कोई होटल है, लॉज है, धर्मशाला कुछ भी देख लूँगा, लेकिन तेरे घर स्टे नहीं करूँगा। नोएडा में और भी बहुत से दोस्त थे, लेकिन मैंने सभी के लिए दिमाग में यही सोचा कि अगर मेरे इस दोस्त ने सभी को इस बारे में बताया तो कोई भी मना कर सकता है। मैंने फिर क्लाइंट को फ़ोन किया। मैंने सर एक बात बताइए, आपके इस स्टूडियो के सबसे नज़दीक में होटल कौन सा है? उसने कहा नितिन भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, है आप यहाँ आने के बाद होटल वगैरह ढूंढोगे? अरे आप स्टूडियो तो आओ, उसके बाद आपको सारी सहूलियत मिल जाएगी। मैंने कहा मतलब आपका क्या घर वगैरह, मेरे को किसी के घर पे स्टे नहीं करना है। कह रहे अरे घर नहीं, आपके लिए बाकायदा एक रूम है, 5 दिन की रिकॉर्डिंग है, देखिए आप जब कंफर्टेबल होते हो तब रिकॉर्डिंग करना। मैंने देखो मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता हूँ कि रात में रिकॉर्डिंग करी जाए। आप कितना भी साउंड प्रूफ कमरा बनवा लो, लेकिन रात की रिकॉर्डिंग में मैं काफ़ी कंफर्टेबल होता हूँ। कह रहे कि ठीक है, फिर हम सुबह किसी को किराए पर दे सकते हैं अगर ऐसा रहा, और जो आपकी पेमेंट है उसे हम अभी हाफ कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को स्टार्टिंग में एडवांस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और पूरा जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब फॉर्मेट आप चेक कर लेना, तब मुझे पेमेंट करना। तो आप कब आ रहे हो? मैंने कल आता हूँ। मैंने ऐसे बोला। मैंने अपने घर पे भी बताया था ये वाला बात कि कुछ अजीब से एक्सपीरियंस वहाँ हो चुका है। फैमिली ने तो बोला कि देख कैसा है, क्लाइंट को मना कर, और किसी नए क्लाइंट में भाई हम जो फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब मैं अपनी आवाज़ जैसे लोगों को देता हूँ, वो जो बोलते हैं स्क्रिप्ट पढ़ के दे देता हूँ, भले ही वो उसे इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं, कितने पैसों में कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो अपने पेमेंट से मतलब है। तो फैमिली ने तो मुझे यही बोला, और स्टूडियो से भी मुझे, मेरे साथ जो काम करते हैं उन सब ने यही बोला। लेकिन मूर्खता ऐसे ही तो होती है।
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी समझता हूँ। मैं इन बातों में नहीं आता, मैं शर्त वगैरह नहीं लगाता, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच संभल कर चलता हूँ। लेकिन इस वक्त शायद बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैंने उन्हें हाँ कर दिया और अगले दिन की फ्लाइट से पहुँच गए हम दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद मैंने उसे फ़ोन करा कि दिल्ली आ चुका हूँ, बस अब नोएडा में 1-1.25 घंटे में आपके पास आता हूँ। आपने स्टूडियो का लोकेशन? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास है, मैं आ जाऊँगा। वहाँ से कैब करी, ऑफिस आ गया। ऑफिस के बाहर देखा ना, सब कुछ बदला हुआ। मतलब 2-1 साल में कभी कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 10 साल बहुत समय हो जाता है। काफ़ी कुछ नया सा था। नीचे वो जो फैमिली थी ना, वो भी जा चुके थे। अब कोई और फैमिली थी यहाँ जो मैंने देखा। उनकी नेम प्लेट भी मुझे ध्यान थी कि किन से मैं बात कर रहा था। उनका नाम लेकर हम बात नहीं कर सकते थे ना। मैंने इसको फ़ोन करा क्लाइंट को। मैंने, सर आप कहाँ हैं? नितिन सर आप पहुँच गए क्या स्टूडियो? मैंने कहा हाँ मैं तो आ चुका हूँ, ये सीढ़ियों के बाहर ही खड़ा हूँ। वो मैं एक मीटिंग में था और मैं 2 घंटे में पहुँचता हूँ। इस वक्त ना मतलब शाम के 6 बज रहे थे। मैंने कहा तो यहाँ स्टूडियो में कोई नहीं है? नहीं नहीं, आप रिसेप्शन पे पहुँचिए ना, उन्हें सबको पता है कि आप आने वाले हो, मैं फ़ोन कर देता हूँ। जब तक मैंने अपना बैग निकाला गाड़ी से, उतनी देर में एक लड़की आई थी और 2 लड़के थे, मेरी सी उम्र के थे, मतलब अंकल टाइप के थे है। और एक लड़का था तकरीबन 18-19 साल के आसपास का। अच्छा नितिन सर है ना? मैंने कहा हाँ नितिन हूँ लेकिन सर नहीं हूँ। आइए आइए, वो आपके लिए सर ने बताया था, सॉरी हम आ नहीं पाए। और मैंने कहा सो के यार, मेरा आना जाना लगा रहता है और ऐसा कोई बहुत बड़ा मंत्री नहीं आया, ठीक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, यही काम करना है, तो बैग दे दीजिए सर। मैंने कहा नहीं इतना वजन नहीं है, अपने थोड़े बहुत कपड़े हैं, लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल का चार्जर वगैरह, इसमें क्या ही है। सर इतने से बैग में आप 5 दिन का स्टे कर लोगे? मैंने, भाई मैं ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेता कपड़ों के बारे में, और हम आवाज़ वालों का, हमने क्या पहना है क्या मैटर करता है। आपको आवाज़ चाहिए ना, वो मिल जाएगी। भले ही मैं एक जीन्स को 5 दिन पहन लूँ, क्या दिक्कत है। सब लोगों के साथ मस्ती मजाक करता हुआ मैं ऊपर पहुँचा। यार ये ना कंप्लीट चेंज था, पूरा स्टूडियो चेंज था। जैसा हमने मतलब हमारे दोस्त ने तैयार कराया था वो बहुत अलग। इन्होंने तो उसमें ये मानो दुनिया भर की गंदगी कर रखी है। हमारे दोस्त के पास जब था एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, प्यारा सा। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने मेरे आने से पहले आधे घंटे पहले मतलब दरवाज़ा खोला है इसका। जाले लग रहे हैं। मैंने कहा स्टूडियो की हालत तो बहुत ख़राब है यहाँ। मैंने कहा कब से इस्तेमाल नहीं हुआ ये? नहीं नहीं सर आप कैसी बात करो, थोड़ा सा हाँ रेनोवेशन का काम करवाना है। मैंने अच्छा आप 1 मिनट स्टूडियो देखिए ना, आप गैजेट देखिए, माइक देखिए। मैंने कहा हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब उसमें अंदर आते के साथ ही स्टूडियो में वही वाली फीलिंग आई मुझे, और ये इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे बोल देना चाहिए था कि भैया इसके अलावा कहीं पर रिकॉर्डिंग कराओगे तो करूँगा, नहीं तो जो तुम्हें किसी और से करानी करा लो। मैंने कहा ना मूर्खता। ये जो लड़की है ना, ये रिसेप्शन पे जो थी, इनको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ये शायद अभी आज ही अपॉइंट करी गई थी। वो जो लड़का है वो कॉफ़ी लेने गया था, पता नहीं कहाँ। आप बैठिए मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वो अंदर जाने की बजाय बाहर चला गया दरवाज़ा बंद करके। जो रिसेप्शन पे बैठी है वो, और साथ में एक सोफ़ा था, मैं उस पर बैठा हुआ था, बैग मेरा नीचे रखा हुआ था। तो सर आप कहाँ रहते हैं? मैंने अपना जगह बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। और आप यहाँ कब से जॉब कर रहे हो? सर मैं एक चीज़ कह रही थी कि आप अकेले यहाँ रात में जब रुकोगे आपको डर नहीं लगेगा? मैं क्यों रुकूंगा रात को यहाँ पर, मैं कहीं ना कहीं अपनी अरेंजमेंट कर लूँगा। नहीं नहीं सर ने तो वो जो बराबर वाला रूम है ना, उसका एसी वगैरह चालू करवा दिया है और आपके लिए गद्दा वगैरह बिछवा दिया है। एक टीवी की अरेंजमेंट तो वहाँ पहले से ही थी। मैंने 1 मिनट मैडम, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। नहीं राजू है ना, राजू यहीं पर रुक जाएगा। मैंने कहा देखो राजू रुके, सर रुके, आप रुके, कोई मैटर नहीं करता मुझे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अरे सर आप मना क्यों कर रहे हो, ये तो अरेंजमेंट आपके लिए कर दिया उन्होंने। मैंने तो देखो जी, जैसे आपने मुझे ये मैसेज कन्वे किया तो उन्हें बता दो कि मैं नहीं रुक रहा। इसने जो रिसेप्शन पे लड़की थी उसने अपना काम किया, मैसेज दिया, उसने
क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करा कि सर मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, आप क्यों नाराज़ हो रहे हो? आप टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके खाने पीने का सब अरेंजमेंट वगैरह हो जाएगा, जब आप रिकॉर्डिंग करना चाहो कर सकते हो। अपने आप मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन रात में और कोई तो रुकेगा नहीं आपके साथ, बस राजू होगा। मैंने पहली चीज़, सर मैं खुद नहीं रुक रहा यहाँ। अरे नहीं, आप एक मिनट, आप गुस्सा मत हो, मैं आ रहा हूँ। मैंने यहाँ से सीधा अपने ऑफिस मैसेज किया कि यार मुझे ना यहाँ सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और ये वही जगह है जहाँ पर मुझे एक वियर्ड एक्सपीरियंस हो चुका है, कंफर्म है। मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। मैंने कहा यार नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ सर, कभी कभी होता है। मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद अच्छा खासा नया फ़ोन मेरा, एक बार स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक करी और बंद हो गया। चार्जिंग थी यार, मतलब मुझे पता है, मैं कैब में जब बैठा था तो मैंने चार्जिंग पे फ़ोन लगा रखा था। मैं वापस अंदर आया, मैंने चार्जर है क्या इसका आपका? तो मैंने उनसे कहा रिसेप्शन पे, मैंने इसका चार्जर होगा मेरे पास, बैग में है तो सही लेकिन काफ़ी कपड़ों के नीचे दबा हुआ है। हाँ मैं देती हूँ सर चार्जर। मैंने चार्जिंग पे फ़ोन लगाया। फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया, मतलब ये हो भी सकता है, देखिए मुझे दिमाग वही जा रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे। चार्जर भी ख़राब हो सकता है, क्या पता डेटा केबल ख़राब हो, क्या पता जिस सॉकेट में ये लगा रहे हैं उसमें कोई फ्लक्चुएशन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता हो। लेकिन मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। मैंने एक मिनट चार्जर हटाना, ये इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है? और मैं कोई बैक कवर वगैरह नहीं लगाता, उसमें था नहीं, अब तो लगाने लग गया हूँ जब से 2 एक बार गियर के तोड़ दिया हमने। उस टाइम नहीं था कोई भी बैक कवर, तो होल्ड करते ही फ़ोन को पता चल रहा था बहुत गर्म हो रहा है। मैंने फ़ोन को ऑन करा, 100% बैटरी। मैंने कहा यार मैसेज अब डिलीवर हो जाए, अब डिलीवर हो जाए। पता नहीं क्या है, मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ लग रही है, लेकिन मैसेज कर रहा हूँ चाहे कोई सी भी ऐप से कर लूँ, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कुछ भी कर रहा हूँ, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। मैंने यार बड़ी अजीब सी बात है ये। पहली चीज़ मुझे जो अजीब दिखी, और देखिए ये जो एंटिटीज़ हैं ये आपके जो गैजेट हैं उस पर असर करती हैं और बहुत ज़बरदस्त असर करती हैं। और कभी ये चीज़ नोटिस करनी हो ना तो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके चलिएगा। अगर कोई नेगेटिविटी है और उसके सामने से पास होगी तो आपकी लाइट में फ्लिकरिंग होगा। एक तरीका बताया मैंने, भाई हर किसी के पास गैजेट तो होते नहीं है ना, और इट्स रियली वेरी हार्ड टू डील विद ये घोस्ट एंटिटीज़ वगैरह। यहाँ वो जो हमारे क्लाइंट हैं वो आ गए। आने के बाद कहते हैं कि नितिन सर क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने यहाँ नहीं रुकूंगा, बाकी कहीं भी रोको। करे आप पहले 1 मिनट स्टूडियो देखिए। तभी वो लड़का कॉफ़ी लेके आया है। मैंने एक कॉफ़ी लेने कहाँ चला गया था भाई? अरे सामने वाला हमारा ही तो है। मैंने कहा मतलब? अब ये समझा देता हूँ, जैसे सीढ़ियों से हम ऐसे ऊपर गए ना तो राइट हैंड साइड पे वो स्केरी सारा अपार्टमेंट वगैरह जो भी था उनका ऑफिस, और उसके ठीक सामने वाला जो है ना ये भी घर इन्होंने ही ले रखा था, मतलब जो मेरा क्लाइंट है। कह रहे वो सब हमने प्रॉपर बैठने का और एक और स्टूडियो सेटअप किया है। तो मैंने कहा ये वाला दिखाओ ना, फिर यहाँ क्यों भेज रहे हो? कह रहे नहीं सर ये तो बुक है ना, और 3 दिन तक यहाँ पर एक है जो म्यूज़िक बनाते हैं वो लोग हैं, उन्होंने ले रखा है ये, और वो सामने कहीं होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं, तो ये मैनेज कर लीजिए ना। मैंने कहा देखो आपका जो भी काम है ना वो दिन में होगा, रात में नहीं। सर मैंने दिन में तो कल के लिए किसी को दे दिया है और उसने पेमेंट भी कर दी है। आपने कहा था कि मैं रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने कहा यार नितिन फंस गया तू तो। मैंने कुछ हो सकता है पॉसिबल अगर है तो दिन में करवा लो। नहीं सर हमने तो ये वाला तो रेंट पे दे रखा है और कॉफ़ी यहीं से तो लाया था, सामने फ्रिज कॉफ़ी सब लगा रखा है। मैंने कहा लेकिन इस वाले की स्टूडियो की हालत इतनी ख़राब क्यों है? नहीं ये मतलब आपको अजीब लगेगा, यहाँ धूल और पता नहीं सारे शीशे बंद होने के बाद भी कहाँ से आती है। इसने 3-4 चीज़ें जो बताई ना, रियलिटी में ये होता है। गंदगी ज़्यादा रहती है, जाले ऐसे लग जाते हैं जैसे आपने आज हटाए कल फिर लग गए। यहाँ बहुत सारी छिपकलियाँ दिखनी शुरू हो गई थी। एक अजीब सी सीलन की बदबू, पूरे में कहीं कोई सीलन नहीं है लेकिन है कुछ अजीब सा है। मेरी आदत है मैं किसी के भी स्टूडियो में अगर रिकॉर्डिंग को जाता हूँ तो मैं जूते चप्पल बाहर उतारता हूँ। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, पुराने ख्यालात का हूँ, मैं नहीं पहनता, जूते चप्पल बाहर छोड़ता हूँ और फिर अंदर आता हूँ। भाई अपनी अपनी मान्यता है, ठीक है। मैं माइक को सिर माथे लगाता हूँ, 17-18 साल से काम कर रहा हूँ, तो हाँ मुझे वहमी मान लो और क्या।
मैंने कहा एक काम करिए, आप स्टूडियो दिखाइए और अभी आप सब यहाँ पर हो ना, मैं अभी आपको 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। नहीं, अभी आप आए हो, ट्रैवल करके आए हो, थके हो। मैंने कहा कोई थका नहीं, ये कॉफ़ी पीऊँगा और सीधा स्टूडियो में जाऊँगा, आप सामने बैठो, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। पक्का? मैंने कहा श्योर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो नितिन सर का जब तक गद्दा वगैरह उधर, मैंने एक मिनट, ये रुकने का नहीं है मेरा, मैं रुक नहीं रहा। और प्लीज़ बार बार मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। ये नोएडा, दिल्ली, एनसीआर कोई इतना छोटा नहीं कि एक आदमी के लिए कहीं एक कमरा ना मिले। मैं यहाँ नहीं रुक रहा, आप निश्चिंत रहिए। सर आप बेकार में अपना कहीं खर्चा कराओगे? मैंने कहा लग जाएंगे भाई, 1000, 2000, 5000, कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स रहो, बस मैं कॉफ़ी पी लूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ। कॉफ़ी पी के हम यहाँ से चले तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट थी वो मुझे दी। मैं स्क्रिप्ट देखता हुआ, मैंने कौन सा वाला स्टूडियो है, तो उन्होंने बताया कि ये राइट साइड वाला। भाई ये वही कमरा है जहाँ एक्सपीरियंस हुआ था। अब सोचो मेरी हालत क्या हो रही थी। मुझे डर बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पीछे 3 लोग खड़े थे, एक तो क्लाइंट, एक वो लड़की और राजू। रिसेप्शन पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें शायद बताना चाहती थी, लेकिन वो ये ना मालिक के सामने नहीं बोलते, या नहीं बोलना चाह रही थी। मैं स्टूडियो में अंदर आने से पहले जो शू वगैरह पहने थे वो उतारे, सॉक्स वगैरह खोले। सर क्या हुआ, आप पहन कर जा सकते हो शूज़, कोई दिक्कत नहीं है, हम साफ़ सफाई करा लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, अपना अपना हिसाब किताब है। मैंने शूज़ वगैरह खोले, हाथ में स्क्रिप्ट थी और एक हाथ में कॉफ़ी का मग था। मैंने कहा दरवाज़ा एक बार प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो। तो राजू आया, राजू ने दोनों हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। मैंने थैंक यू बोल के अंदर गया हूँ, मेरे हाथ से कागज़ भी छूट गया और कॉफ़ी का मग भी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे फेस पर झाड़ियाँ लगी। जो गुलाब होता ना, गुलाब देखे होंगे आपने, गुलाब में थोड़े थोड़े कहीं कहीं कांटे कांटे होते हैं, इस तरह की झाड़ियाँ आपने देखा होगा ग्राउंड में, कॉर्नर में बहुत सारी लग जाती हैं। और मेरे चेहरे पर, माथे पर, पीछे गर्दन पर तमाम स्क्रैचेस। मेरा स्पेक्स वगैरह गिर गया था, थोड़ी सी आंख पर भी लगी। तो मैंने एक हाथ ऐसे कर रखा था। मैंने भाई ये क्या चीज़ थी? लाइट वगैरह ऑन करी गई। सर आप ठीक हो, क्या हुआ था आपको? मैंने क्या हुआ था? सर ये स्क्रैच, एक काम करो, इनको वॉश करा दो ज़रा, मैं किसी को बुलाऊं, कोई डॉक्टर वगैरह? मैंने डॉक्टर ऐसा क्या हुआ चेहरे पे? मैंने फ़ोन निकाला, सामने का कैमरा खोला, मैंने कहा ये क्या है भाई? हाथ लगाया तो उस पर हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, यानी मैं किसी चीज़ से तो लगा हूँ। स्टूडियो के अंदर कोई झाड़ियाँ नहीं थी, स्टूडियो के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं टकरा गया, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत खतरनाक है ये। आपको अभी शायद सुन के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मेरे सिर से पैर तक डर ऐसा बह रहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है, चेतावनी पे चेतावनी मिल रही है और अपने को हीरो बनाने के चक्कर में इस जगह काम कर रहा है। यहां पे आने के बाद मेरा या बाकी किसी का भी फ़ोन काम नहीं करता। हाँ, आप फ़ोन को खोल सकते हो, देख सकते हो, रिकॉर्डिंग वगैरह कर लो, थोड़ी वीडियो वगैरह बना लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन नेटवर्क काम नहीं करेगा। और बिल्कुल नहीं करेगा भाई साहब, 1% नहीं करेगा। दरवाजे से बाहर आने के बाद करेगा। और ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि साउंड प्रूफ बनवाने के चक्कर में नेटवर्क का इशू हो गया हो, कभी कभी हो भी जाती हैं चीज़ें। मैं मुँह हाथ धोकर आया, थोड़ा सा मैंने फिटकरी वगैरह उनसे बोला कि कहीं आपके पास हो। तो राजू जिस जगह रहता है वहाँ कमरे से अपने फिटकरी वगैरह लेकर आया। तो मैंने चेहरा धोने के बाद उससे कहा कि ये रख लूँ क्या? मैं चीज़ें समझ रहा था और मुझे अब अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। सर फिटकरी आप क्या करोगे? मैंने कहा अगर आप बाज़ार से दूसरी ले सकते हो, मैं पैसे दे रहा हूँ। मैंने उसे पैसे निकाल कर दिए। अरे आती कितने की है? 10-20 रुपए की आती है सर, रख लो। मैंने कहा नहीं, वो रात में भी चेहरे पर थोड़ी सी लगा लूँगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ रख लो, आप रख लो। मैंने लेकिन भाई पैसे दूंगा मैं। अरे नितिन सर ऐसे, मैंने कहा अरे रख लो भाई। कहते कहते भी मैंने उसकी जेब में पैसे रख दिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर उतारे के लिए अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसका मोल करके, फ्री में नहीं, वरना असर नहीं होगा, 100% नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं राई के दाने सिर पे से उतार कर और फ्री में लाए थे, कोई असर नहीं होने का। लाल मिर्च ले आओ सूखी, अपनी नज़र उतारो, तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोलो फ्री में लेके आना, लेकिन अगर पैसे दे के लाओगे सामान तो ही वो चीज़ आपके उतारे में काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी।
इससे क्लियर क्या बोलूँ। मैंने वो फिटकरी ली, अपनी पॉकेट में रखी और इस कमरे में आया। चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झाड़ियाँ नहीं लगी। मैं माइक के ठीक सामने आकर खड़ा हुआ। सामने का जो शीशा है उसके पीछे वो तीनों दिख रहे थे और ऑपरेट कर रहे थे। मतलब मैं जो बोलूँगा वहाँ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होगा और वो दोनों बैठकर सुन रहे थे। आपने देखा होगा म्यूज़िक वीडियोज़ में जैसे होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हमारा स्टूडियो भी ऐसे ही है जहाँ मैं काम करता हूँ, मतलब लोगों के लिए जहाँ पर वीडियोज़ ऑडियो बनाता हूँ और भेजता हूँ। तो मैंने उन्हें पहले चेक किया, मैंने वॉइस वगैरह आ रही है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने ग्रेन्स वगैरह ऊपर नीचे करने हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और मैंने पहला पेज रिकॉर्ड करना शुरू करा। दो एक बार बीच में दिक्कतें आ रही थी, जैसा क्लाइंट को चाहिए वैसा नहीं बोल रहा था मैं। नमस्कार, ये जो आप अब सिलसिला देख रहे हो ये 1978 से, ये ऐसा कुछ था जो भी था। नितिन सर थोड़ा सा पिच ऐसे रखो वैसे रखो। काम चल रहा था। काम करते करते 1-1.5 घंटा हो गया। सर ब्रेक ले लेते हैं, अभी रुक जाओ आप, ब्रेक ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। अरे सर थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं भी थक गया बैठे बैठे। मैंने कहा यार आप बहुत जल्दी थक गए हैं, हमें तो 6-7 घंटे का एक्सपीरियंस है। अगर हम रिकॉर्डिंग पे बैठते हैं बीच में बस कॉफ़ी पीते रहो और काम करते रहो। तो उसने कहा नहीं नितिन सर मैं इतनी देर तो नहीं बैठ पाऊँगा और बस एक कॉफ़ी पीकर मैं तो घर चल रहा हूँ। मैंने चल रहा हूँ यानी रिकॉर्डिंग ख़त्म? मैंने इतनी देर का ही काम है क्या? नहीं नहीं आप करिए ना। मैंने देखा कि वो राजू भी नहीं है और मैडम भी नहीं। मैंने स्टूडियो में अब कोई भी नहीं है। सर जितना शांति से आप रिकॉर्ड करोगे उतने अच्छे से हो पाएगा। मैंने देखो भाई मैं यहाँ रात में अकेले नहीं रुकूंगा। नहीं नहीं राजू है ना, राजू भी सामने वाले कमरे में ही गया है। मैंने तो आप नहीं रुकोगे? तो उसने कहा कि सर आप गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे ना यहाँ इस वाले स्टूडियो में डर लगता है। मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आई थी। एक बार मैं यहाँ रात में रुका था, 2 बजे मैं घर चला गया। बहुत टाइम पहले की बात है ये। मैंने उसके बाद कोई पूजा पाठ आपने कराया? नहीं नहीं सर, देखिए लोग तो बातें बनाते रहते हैं और जो मैंने जिससे लिया वो ये बताता था कि यहाँ पर कोई प्रेतात्मा है और प्लीज़ आप ये किसी से कहना मत। मैंने कहा भाई साहब ये एक्सपीरियंस शायद मुझे पहले हो चुका है और मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। मैंने इतना बोला है। माइक जिस ट्राइपॉड पे लगा हुआ था, जिस स्टैंड पे लगा हुआ था, उस पर से माइक गिर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं पॉसिबल क्यों नहीं है। माइक 2 तरह से लगता है। एक तो ट्राइपॉड में ऐसे फंस जाएगा, दूसरा कि उस ट्राइपॉड के होल्डर में जैसे बल्ब लगाते हैं ना चूड़ी वाला, उस तरह से आप माइक को लगाओगे तो गिर कैसे जाएगा। चूड़ी खोलोगे उसे कॉर्नर पे छोड़ दोगे तभी तो गिरेगा। गिरना भी पॉसिबल तब भी नहीं है क्योंकि तार होती है ना, वायरलेस नहीं था। हम दोनों ने माइक के गिरने की आवाज़ सुनी। दोनों ने सामने शीशे की तरफ से देखा तो एक औरत खड़ी हुई, हल्की सी झलक दिखी और फिर नहीं दिखी। मैंने कॉफ़ी का गिलास रख दिया। मैंने कहा आपको और कुछ बताना है? सर आप प्लीज़ ये किसी के साथ डिस्कस मत करना। मैंने कहा डिस्कस करने वाली बात होती है, अभी तक आपके नाम के साथ, आपकी जगह के साथ मैं पब्लिश कर देता चीज़। ज़्यादा कुछ नहीं, 10-5 लोग तो जानते ही हैं मुझे। मैं आपके काम और आपके व्यापार को कोई सेंध नहीं लगा रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरी वजह से इसको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसे मेरी यहाँ उपस्थिति पसंद नहीं आ रही। मेरे चेहरे का हाल देख रहे हो और आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़। मैंने अच्छे खासे ब्रांड की एक घड़ी पहन रखी थी। घड़ी हमेशा मेरे को शौक रहा है, बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन। मतलब अंबानी टाइप नहीं, लेकिन अपनी औकात से। हाँ 17-18 का तो कलेक्शन है। मैंने कहा जब से मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ तब से टाइम 50 बार सेट कर चुका हूँ। मुझे यहाँ कुछ अजीब ही लग रहा है। रिकॉर्डिंग करना तो एक बहाना था, मुझे उस स्टूडियो के अंदर जाकर जो फील होना था वो हो गया। मेरे चेहरे की हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि चेतावनी मुझे पहले भी मिली थी और अब भी मिली है। उन्होंने कहा देखिए घड़ी कभी कभी ख़राब हो जाती है। मैंने नेटवर्क में क्या इशू आ रहा है? चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ कोई एंटिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। आप एक काम करिए ना, मेरी रिकॉर्डिंग आप सामने वाले कमरे में करा दो ना। अभी तो रात में कोई म्यूज़िक वाले नहीं आ रहे, वो तो दिन में आएंगे, तो अब रात में मैं काम ख़त्म कर दूंगा। नहीं सर उनकी फ़ाइल लगी हुई है, अगर हमने डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम स्टूडियो को जो रेंट पे ले रहे हैं 5-7 दिन तक वहाँ पर कोई और रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उन्होंने पेमेंट पूरा करा हुआ है। सर वो कोई गाना बना रहे हैं, कोई बड़ा सिंगर है उसके लिए कंपोज कर रहे हैं। मैंने कहा यार बड़ा छोटा गया तेल लेने, आपको मेरी भाषा बुरी लगती हो लगे, लेकिन मैं अब इस तरह से तो रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा।
कि अकेले रात को 2-3 बजे तक मैं काम करूं यहाँ। मैंने पैसों की ऐसी भी हाय तौबा नहीं कर रहा मैं। ये जो मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग करी है ना, इसे आप मुफ्त में रख लो मेरी तरफ से। और मैंने कॉफ़ी का गिलास रखा और चलने लगा। वो एकदम हाथ पकड़ता है, अच्छा सुनिए सर, सॉरी, मैं मैनेज करा देता हूँ। आप सामने 2 है स्टूडियो, उनमें से एक स्टूडियो। मैंने कहा करो, मैनेज करो। राजू को बोला। मैंने कहा भाई तेरे को डर नहीं लगता क्या? जब मैं सामने वाले में गया ना, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, जैसा हम सबका स्टूडियो होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं। एक इधर था स्टूडियो, एक इधर था, 2 स्टूडियो थे बड़े बड़े। मैंने कहा ये जगह ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। राजू ने कहा कि आपको यहीं करनी चाहिए थी, आप वहाँ कहाँ चले गए और क्यों चले गए? ये तो हमारे मालिक मानते नहीं है, पता है, उसमें पूजा पाठ कराओगे तब जाके ठीक होगा। मैं वहाँ, वो औरत है, हर 20-25 दिन बाद वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू होती है, ढप ढप ढप, ऐसी आवाज़ दिमाग में आ गया एकदम से जैसे इसने बोला। औरत ध्यान है ना, वो जो ज़मीन में सिर मार रही थी। मैंने कहा भाई सुन सुन, ये बातें मत बना, ऐसा कुछ नहीं होता। कहता भाई सब बिल्कुल होता है, और आप रात को रुक रहे हो ना यहाँ? मैंने हाँ, मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप कहोगे ये सारी शक्तियाँ होती हैं। एक तो वैसे ही मेरे पैर कांप रहे थे, ऊपर से तू और मेरे को ये सब कुछ। आपको एक सवाल पूछना है, आप इन्हें मानते हो या नहीं मानते? मैंने किसको? भूत प्रेत आत्मा? हाँ, इन्हें मानते हो? मैंने कहा हाँ, होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल से नकार दूं। कह रहा आप 100% मानते हो। मैंने कैसे पता तुझे? इतने कॉन्फिडेंस से मेरे बारे में कैसे बता रहा है? कह रहा फिटकरी जो आपने ली है वो आपने इसी वजह से ली थी ना, जो बला होती है वो इस पर आती है और ये चटकती है। मैंने भी ये कहानी सुनी है, मेरी माँ ने, दादी ने ये वाली बात बताई है कि फिटकरी और सूखी हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी, ये एक काम करती हैं। प्रेतों को इसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, ये मैंने सुना है। मैंने कहा देख ऐसा है, तू स्टूडियो दिखा मुझे, और रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कौन से सिस्टम में, और सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा सर को बोल दे मैं यहीं रिकॉर्ड करूँगा। नितिन सर, जो हमारे सर हैं उनके बारे में बोले हो आप? मैंने हाँ हाँ, और किसको? वो तो गए। मैंने चले गए? कह रहा हाँ, जैसे ही आपने फाइनल किया ना कि सामने वाले में मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा, वो तो चले गए, अभी गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने कहा यार टाइम क्या हो रहा है देखियो। सर 11:30 बज गए। मैंने कहा 11:30 बज गए, अब खाना बुक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, बुक नहीं करना सर, मैं बनाऊँगा ना, आप खाओगे? मैंने कहा खाना तो मैं भी अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन रसोई है यहाँ? हाँ हाँ, किचन है, देखो यहाँ पर आलू भी हैं, और क्या खाओगे आप बताओ? मैंने कहा यार तू चाय बना ले, आलू के पराठे हम बना लेंगे। नहीं नहीं, आप यहाँ रिकॉर्डिंग को आए हो सर, आप ऐसे। मैंने कहा देख भाई, ये सारी चीज़ें नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, भूख लग रही है, 2-2 रोटी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो सर एक काम करिए, आप बैठिए, अच्छा नहीं लगता कि आप आएँ और मैं आपसे काम कराऊँ। आप थोड़ा रिलैक्स करो, मैं आधे घंटे में दोनों चीज़ लेकर आता हूँ, चाय, पराठा, अचार वगैरह सब ले आऊँगा। भाई ये रसोई में गया, और जाने के बाद इसने दरवाज़ा हल्का सा भेड़ लिया था, बहुत हल्का सा, भेड़ नहीं बोलते ना, मतलब हाफ क्लोज। इसने आधा सा दरवाज़ा बंद कर रखा था। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, आंख बंद करके ये चीज़ महसूस करना, देखना। मेरे राइट हैंड साइड पे सामने की तरफ किचन था, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉरिडोर है, और ये वो दरवाज़ा है जो कि मकान की गैलरी में खुलता है, जिसके ठीक सामने वो स्केरी हॉन्टेड ऑफिस है। इसका दरवाज़ा हल्का सा खुला। मैंने ईयरपॉड्स लगा रखे थे, मैंने हटाए, फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, क्लियर अपने आप को मतलब यकीन दिलाने के लिए कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था। हल्का सा और खुला, मैंने वो दोनों हटाए, पैकेट में रखे, मैं ऐसे देखने लगा। मैंने राजू कोई है शायद, राजू राजू कोई है भाई, 1 मिनट, थोड़ा ना मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया। मैंने राजू कोई है, एक बार देखना। वो दरवाजा हल्का सा और खुला। मैंने राजू भाई कहाँ चले गए यार, जवाब तो दो। अब ये जो कॉरिडोर वाला था, ये दरवाजा पूरा खुला, राजू गाना गाता हुआ अंदर आया। कोई जय बोले, कोई पुराना सा गाना गाता हुआ आया। मैं एकदम सीट पर से खड़ा हो गया, मुझे देख कर कहता क्या हुआ सर?
मैंने, एक मिनट, रसोई में कोई दूसरा भी दरवाजा है क्या? मैं समझा नहीं। मैंने कहा ये सामने रसोई है ना, उसका दरवाजा बंद था। हाँ हाँ रसोई सर, वो पत्ती खत्म हो गई थी, सामने रखी हुई थी, मैं वहां से लेकर आया था। मैंने, आप यहां से कब गए थे? कहाँ से सर, मैं किचन गया ही कहाँ, मुझे पता था चाय पत्ती खत्म हो रही है, इसीलिए जैसे ही आपने कहा ना कि चाय पराठे कर लेते हैं तो मैं पत्ती लेने चला गया था। मैंने, भाई मेरे सामने तू किचन में गया था, तूने मेरे सामने ही दरवाज़ा मुझे देखते हुए धीरे धीरे बंद किया। उसने कहा नितिन सर ऐसे कहानी बता कर ना मुझे डराओ मत, आप तो यहाँ से चले जाओगे, मुझे अकेले रुकना होता है यहाँ। मैंने कहा इस जगह भी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है क्या? मैं तो ये सोच कर चल रहा था कि भाई साहब वो स्केरी जगह से तो मैं बाहर आ गया, अब कम से कम ये जगह तो पजस वगैरह, मैं यहाँ भूत प्रेत का कोई टेंशन नहीं है ना। मैंने कहा मेरे को साफ बता यहाँ क्या है। तो उसने कहा जी पता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने कहा यार तुम और तुम्हारे जो बॉस है ना भाई, जानबूझ के मुझे शायद ऐसी जगह पर लेकर आए हो जहाँ आपको किसी की बलि चढ़वानी है। कह रहा अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने साफ साफ बताओ यहाँ कोई म्यूजिक का कंपोजिशन वगैरह चल रही है, आती है कोई टीम? कह रहा आप सर को मत बताना, यहाँ कोई टीम नहीं है, इस वाले कमरे को तो उन्होंने बंद कर रखा है। मैंने इसमें है क्या? और मैंने पहली बार ऐसा स्टूडियो देखा जिसके जो शीशे हैं सामने से काले हैं। मतलब जब सामने जो बैठा है भाई, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसे देख ही नहीं पा रहा, उसे बता ही नहीं पा रहा ग्रेन्स वगैरह, तो यार शीशा काला होने का मतलब क्या होता है? कह रहा कि हमें नहीं पता सर, मैंने आज तक नहीं देखा है, और मैं 20 रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और मैं कम से कम 100-200 ये जो बाहर के स्टूडियो होते हैं ना उनमें रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो मुझे क्लियर बताओ यहाँ चल क्या रहा है। और ये जो फाइल इसने मुझे आपके मालिक ने दी है, इसे मैं अपने ऑफिस से भी तो रिकॉर्ड कर सकता था। इन्होंने क्या कहा था, नहीं नहीं आप हमारे सामने करिएगा, हमारे को ये चीज़ आगे जो देनी है ना वो कंफर्म वैसी होनी चाहिए। अब जब मैं सारी रिकॉर्ड कर दूंगा 4-5 घंटे की मेहनत लगाकर, और आपके मालिक ने आकर कह दिया कि नहीं ये पसंद नहीं आई, तो मैं क्या दोबारा से 6 घंटे की करूंगा? अगर उन्हें यहाँ रुकना ही नहीं था और मुझे अकेले ही रिकॉर्डिंग करनी थी तो मेरा स्टूडियो इससे अच्छा बना हुआ है। कह रहा सर आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। मैंने कहा भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं अपने दिल का दर्द बता रहा हूं तुझे कि मैं मूर्ख हूं जो इतना लंबा मैं ट्रैवल करके यहां पर आया, और मेरे साथ यहां हो क्या रहा है। कह रहा आप सर से बात कर लीजिए। मैंने फ़ोन करा, उसने कहा कि नितिन सर मैं कल नया स्टूडियो ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आप प्लीज़ आज की रिकॉर्डिंग वगैरह तो कर लो, मैं पेमेंट आपको अभी कर देता हूँ। मैंने भाई पेमेंट वगैरह की बार बार मेरे से बात मत करो, ठीक है? मैंने यहाँ पे आने के आपसे कोई ट्रैवल्स वगैरह का कुछ पैसा वगैरह मांगा है? अरे भैया आज से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो कम से कम खुल के तो बताओ यहाँ चल क्या रहा है। अरे आपको भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या? मैंने, मेरे सामने से राजू गया था किचन में और वापस दोबारा से उसी गैलरी की तरफ से आ रहा है। मैंने रसोई का दरवाज़ा खोल कर देखा, वहाँ राजू था ही नहीं, तुम्हारी उधर से कोई दूसरी एंट्री भी नहीं है। सर आपको ना थोड़ा थकान हो गया होगा ट्रैवल करने की वजह से, थकान में आपको ऐसा लगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, और मैं कोई हवाई जहाज को उड़ा कर नहीं लाया हूँ, उसके ऊपर बैठ के नहीं आया हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो कि मुझे थकान हो गई। सर मैं कल आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैंने, मिलो भाई और फाइनल करो इस चीज़ को। और रही बात रिकॉर्डिंग 5 दिन की, 1 दिन में रिकॉर्डिंग ख़त्म करूँगा, और मुझे बस स्टूडियो ये नहीं चाहिए जहाँ पर आप मुझसे रिकॉर्डिंग करा रहे हो। सर आप 1 दिन में इतने पेजेस? मैंने कहा हाँ कर देंगे। खैर वहाँ ना बातों में आर्गुमेंट सा शुरू हो गया था, मतलब वो ना मेरी सुन रहा, मैंने ना उसकी सुन रहा था। तभी राजू ने कहा कि सर 1 मिनट आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने राजू से बोला, मैंने हाँ बता भाई। सर जो आप कह रहे हो वो भी ठीक हो सकता है, मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रहा, और हाँ इसमें भी कभी कभी कोई झलक आ जाती है। मैंने, है क्या? मुझे साफ बताएगा? कह रहा सामने हमने एक औरत देखी है, स्टूडियो बंद होने के बाद कुछ हलचल हो रही थी, तो मैं आज से 2-1 साल पहले गया था, देखा था। मैंने सारी बातें मुझे पता है, कुछ ना कुछ मैं भी जानता हूँ, बस ये बताएं यहाँ पर कोई पूजा करवाई है तुम लोगों ने? कह रहे हाँ यहाँ एक बहुत समय पहले पूजा हुई थी, और जो स्टूडियो के पीछे वाला एरिया है जहाँ वॉश बेसिन है उसके नीचे का टाइल हटाकर कुछ लगवाया था मालिक ने। मैंने, मतलब जो मेरा क्लाइंट है उसके बारे में बोल रहा है? कह रहा हाँ हाँ वो ही है, और उन्होंने टाइल हटवा कर कुछ लगवाया था, और वो टाइल ऐसी है कि फिक्स नहीं है। मैंने, फिक्स नहीं है
घर में आप अगर टाइल पत्थर लगवाते हो तो क्या कोई एक एरिया ऐसा छोड़ते हो कि भाई इसके ऊपर वाली टाइल को फिक्स नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही रखना है। कह रहा आपको अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो देखो। मेरी मूर्खता देखो। मैंने कहा एक बार दिखा। जब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, चेहरे पे स्क्रैचेस आ गई, हाथ में भी लगी है, पीठ पर धक्का महसूस हुआ है, शीशे में अंदर वो खड़ी औरत दिख चुकी है, उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि चल मुझे वो टाइल दिखा। सर पहले कुछ खाना वगैरह खा लो। मैंने कहा अभी भूख सी नहीं है और मैं रिकॉर्डिंग इस वाले स्टूडियो में करूँगा, लेकिन पहले मुझे वो टाइल दिखा। अब वो मुझे लेकर इस घर के अंदर गया। मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो मेरे आगे आगे चल रहा है। कॉरिडोर से वो राइट साइड मुड़ा, मैं भी मुड़ा। कॉरिडोर के बाद ना एक छोटा सा कमरा आता था, उसके दरवाजे को खोलोगे तब आप बैक साइड में आओगे जहाँ पे वॉश बेसन और वो टाइल जो उसने बताया था, वो उस कमरे में घुसा है। दरवाज़ा उसके अंदर वो लग रहा था, वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे यार, ऑटो क्लोज वाला जो होता है कि दरवाज़ा आपने खोला वो अपने आप बंद हो जाएगा, ऊपर लगा होता है ना क्लोज़र, वो खोला, अंदर घुसा। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा छुआ तो राजू बोलता है कि सर 1 मिनट पहले मुझे आगे जाने दो। भाई साहब उस वक्त मेरे हैंडल पे हाथ था और हाथ कांप रहा था। मेरे मन ने ये बोला कि भाई पलट कर मत देख, और दिमाग ने कहा कि 100% राजू ही है पीछे, यानी मैं किसी और को फॉलो कर रहा था। मैंने पलटकर जब राजू को देखा, राजू ने कहा मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब मेरा शरीर बिल्कुल एकदम ऐसा सुन्न पड़ गया था कि मैं किसके पीछे चल रहा था। मतलब हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, ये पता था कि राजू ने सामने वाला दरवाज़ा खोला है और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दरवाज़ा खुला था और वो आगे आगे चल रहा था, शायद राजू ही था, शायद, मतलब अभी भी कंफर्म नहीं मुझे। फिर उसने अंदर जिस कमरे में था दरवाज़ा खोला, नितिन सर आ जाओ। मैंने, राजू? हाँ हाँ सर, मैं ही हूं। मन में एक बात और आ रही थी, ये यहां पर अगर कोई प्रेजेंस किसी नेगेटिविटी की एक्सपीरियंस नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये उन्हें भोग लगा रहा है। ये होता है अगर बाई चांस आप किसी शक्ति को, अपने घर में बहुत से लोग हैं जिनको एक स्थान दे देते हैं, वो इनकी रक्षा सुरक्षा करता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन उस जगह कोई और आएगा तो उसे दिखेगा भी, प्रॉब्लम भी होगी, और हो सकता है कि वो किसी अपने सैनिक को साथ भी छोड़ दे। मेरे साथ जो हो रहा था वो ये मुझे क्लियर हो गया था कि राजू इस चीज़ को, इस शक्ति को, जो भी यहाँ पर है, भूत प्रेत पिशाच, मुझे नहीं पता क्या था, उसे भोग लगा रहा है, उसे प्रसन्न करके रख रहा है, जो उसे चाहिए ला कर देता है। राजू के हाथ में एक पैकेट भी था। दरवाज़ा खोला, मैं उसके साथ साथ अंदर वाला जो दरवाज़ा था, जो गैलरी साइड जाता है, मतलब सबसे पीछे, सॉरी, वो खोला उसने। कह रहा ये है वॉश बेसन, और जो साइड में नीचे टाइल है, एक बड़ी टाइल थी, इतनी बड़ी टाइल थी, मतलब 12 बाई 12 की बड़ी टाइल थी। 12 बाई 12 समझ गए ना आप? अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि आपको हो सकता है कि नितिन ये यार बहुत ज़्यादा स्केरी नहीं है एक्सपीरियंस, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरी जगह अपने आप को वहाँ पर उस वक्त मौजूद करके देखिएगा। मैं जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इस वजह से कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि मैं ये कैसे आया यहाँ पर, क्यों आया, कैसी कैसी परेशानी हो रही थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं अपना वाला एक्सपीरियंस बताना शुरू करूँगा तो हाँ, बेहद लंबी लंबी कहानियाँ जाएंगी, और अभी तो इसके बाद की भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है। ऐसा ना हो कि चाचा के रेडियो पर सिर्फ मेरे ही आर्टिकल आ रहे हैं, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको ना वहाँ भी एक वीडियो दिखाऊंगा, ले जाकर दोबारा जाना पड़ेगा मुझे उस जगह जहाँ मुझे हर बार जाने के बाद वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बहुत भरी सोसाइटी है, मेरे घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है वो, बिल्कुल भरी सोसाइटी है, बहुत अच्छा वहाँ पे ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड बहुत बेहतरीन बना हुआ है, मतलब आलीशान कोठी बनी हुई है। लेकिन एक बंगला, एक घर ऐसा है जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं है। घर के अंदर दीवारों से लगे पेड़ उग गए, वहां कोई रहने पूछने वाला नहीं है। वो जो वहां चौकीदार बैठता है वो, उसके साथ मानसिक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पता नहीं, रात में हमने उसे 3-4 बार ये करते हुए देखा है, खड़ा हो गया, एकदम सलूट करता है, फिर बैठ जाता है। किसको? कोई नहीं है सामने। लेकिन ये दरवाज़ा किसके लिए खुला रहता है? अंदर के कमरे में लाइट, या कह सकता हूं कि कैंडल जलती है शायद। सामने वाला जो बंगला है वो लोग साफ बताते हैं कि हमने देखा है।
कोई महिला है जो कि छत पे वॉक करती है और चलने का नहीं, उसके हवा में लहराते हुए का कुछ हिसाब किताब लगता है, जैसे वो फ्लोट कर रही हो ऐसा लगता है। खैर मैं इसके साथ यहाँ पर आया। उसने कहा ये सामने वाली टाइल है, राजू ने जैसा मुझे बताया। मैंने इसमें है क्या, तूने देखा कभी? कह रहा नहीं नहीं, बस आपको बताना था ना, आपने कहा कि कौन सी टाइल है और इसे उठाकर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने चलो ठीक है। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मैं अपनी टीम को मैसेज कर रहा था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, चीज़ें कैसी कैसी हुई हैं। मतलब अपना देखो, घर पे तो नहीं बता सकता था लेकिन टीम में बता सकता था। सब ने मुझे कहा था कि आप वहाँ जाकर एक एक बात, एक्सपीरियंस जो हो रहा है ना, बताना। मैं मैसेज करते करते ना इस कमरे में वापस आया, देखा मैंने राजू अभी आया नहीं। मैंने राजू कहाँ रह गया भाई, उसके लिए भी थोड़ा बहुत चिंता कि तू ठीक है कि नहीं है। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो जो राजू पैकेट लेकर चला था ना, उसमें से कोई चीज़ निकाल कर इस टाइल के अंदर डाली और मैंने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद, पक्का नहीं कहूँगा, मांस वगैरह था। और मुझे इसलिए भी लग रहा है कि उसने जो पैकेट डस्टबिन में डाला था उसमें हल्का फुल्का कुछ ऐसा दिखा दे के, मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन देखी तो है ये चीज़ें। मैंने इससे कुछ नहीं बोला, अपने उसी वाली जगह पर आ गए जहाँ पर मैंने बैग रखा था, मतलब उस वाले स्टूडियो में जहाँ कोई नेगेटिविटी इन लोगों के हिसाब से नहीं है। लेकिन मुझे तो वहाँ भी राजू दिख चुका था। मुझे डर राजू से नहीं था, उस एंटिटी से था जो मुझे वार्निंग दे रही है कि दोबारा इधर नहीं आना है। मैं इस कमरे से इस घर के बाहर आने में मैक्सिमम देखा जाए तो 5 मिनट लगते होंगे, 5 मिनट 8 मिनट। मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा था क्योंकि मुझे इस जगह पूरी पाठ करनी थी, पूरी चालीसा पढ़नी थी। मैंने जैसे ही शुरू करा ना, उसी कमरे में, समझ रहे हो, लास्ट वाले कमरे में था मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज निजम ने मुकुर सुधारी। दरवाज़ा खोला राजू ने। 1 मिनट नितिन सर आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, खाना मैं ला रहा हूँ। मैंने हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू कर ले अपना जो भी करना है, मैं धीरे धीरे एक बार ये स्टूडियो पूरा देख ही लूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजम ने मुकुर सुधारी। 1 मिनट आप सुनिए ना, ये मत करिए यहाँ पर। क्या 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 आपको क्या दिक्कत है? मैंने क्यों भाई, क्या परेशानी है? मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अगर लग रही है मुझे तो मैं चालीसा तो करूँगा। आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं सर से कह दूंगा। मैंने अच्छा अब ऐसा भी है क्या? फिर मैंने, आप ये भी कह सकते हो, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पढ़नी शुरू कर दी। मैंने यहाँ पूरे घर में रिसेप्शन एरिया तक जाकर, जहाँ वो मैंने पहले बताई थी ना एक औरत दिखी थी, उस जगह बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर, महिला नहीं दिख रही थी लेकिन वो जगह वहाँ पर स्केरी है भाई। मैंने पूरी चालीसा करी। करने के बाद मैं इस दरवाजे से बाहर आया। मेरे चेहरे पे जो स्क्रैचेस लगी थी उसमें हल्की हल्की सी जलन हो रही थी जब मैं चालीसा पढ़ रहा था। और दरवाजे से जब मैं बाहर आया तो मैं नॉर्मल फील कर रहा था। राजू आता है बाहर, डस्टबिन रखा हुआ था, उसके अंदर पैकेट जब डाला तब मेरी नज़र उस चीज़ पर गई। मैंने राजू से कहा कि भाई कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ? कह रहे सर रिकॉर्डिंग की बात हुई और आप सिर्फ वही करिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप क्या कर रहे थे? मैंने भाई मेरे को ना शुरुआत से ये आदत है, अगर मुझे कहीं डर लगता है तो मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, मदद मेरी वही करते हैं हर बार। कह रहा यहाँ पर आपको लगता है कि मदद हो पाएगी? मैंने बिल्कुल हो पाएगी। मैंने वो चैलेंज की तरह बात करनी शुरू कर दी कि तू कहता है कि प्रेत होते हैं और मैं कहता हूँ प्रेत होते हैं लेकिन उनसे बचाव हमारा ईश्वर करते हैं। कह रहा आप दोबारा पढ़ दोगे? मैंने क्या चालीसा? कह रहा दोबारा पढ़ दोगे? मैंने अगर पढ़े तो? कह रहा नहीं पढ़ पाओगे। आप समझो बात को और आप अपना खाना वगैरह खाओ, रिकॉर्डिंग करो। आप मैंने रिकॉर्डिंग भी करूंगा और आज ही रात में इसे ख़त्म करूंगा, लेकिन चालीसा की बात है, चालीसा पढ़ते हैं। मैंने अब मेरी मदद कर। कह रहा बताओ। मैंने कटोरी में पानी दे, यहाँ हम कोई गंगा जल वगैरह नहीं रखे हैं। मैंने गंगा जल नहीं, सादा पानी दे दे। मैंने लेकर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें और ये ना तुम भी करके देख लेना कभी तुम्हारे को ऐसा लगता है तो। गंगा जल उसने लाकर दिया। मैं उस कमरे में बैठ गया जाकर। दरवाज़ा खुला था, राजू सामने खड़ा था और कह रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो। कोई चीज़ आपके सामने आकर खड़ी हो गई, बैठ गई, प्रॉब्लम हो जाएगी नितिन भाई। मैंने कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुला रख और तू देख ले जो मैं कर रहा हूँ। मैंने कभी तुझे ज़रूरत पड़े, और मुझे भी पता था कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कुछ और ही कर रहा है। मैंने
कटोरी में से थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद अपने ऊपर छिड़कने के बाद चारों तरफ डाल लिया। ये करके देख लेना, अगर गलती से आप किसी स्केरी प्लेस पे फंस गए तो सिर्फ ये कर लेना, 11 बार गायत्री मंत्र, 2 बार हनुमान चालीसा, फिर प्रेत तुम्हारा बाल भी टच करके दिखा दे। तुम्हारे सामने आएगा, खड़ा होगा, डराएगा, मुंह बनाएगा, चीजें इधर उधर होंगी, लेकिन छू नहीं सकता। मैंने यही काम किया। आप यकीन करोगे, जब मैं चालीसा पढ़ रहा था 100% कंफर्म है कि रिसेप्शन वाली जो पीछे टेबल थी वो हल्की फुल्की सरकी थी। आवाज आई थी। इस कमरे में कोई नहीं है, मुझे भी पता है, लाइट वगैरह ऑन है, ऐसा नहीं डार्क अंधेरा हो रहा है। मैंने सारी लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी थी। जो अंदर वाला माइक है, अगर आप माइक के ग्रेन्स बढ़ाते होगे तो उसका साउंड, उसका नॉइस थोड़ा सा की करने लगेगा ना, दोनों स्टूडियो में हो रहा था। यानी किसी की प्रेजेंस थी जो कि प्रॉब्लम फील कर रही थी जो मैं कर रहा था उससे। इन लोगों ने कोई उतारा नहीं कराया, मुझे 100% कन्फर्म है। इन लोगों ने उसे एक स्थान दे दिया कि हम, आप जो कहोगे वो करते रहेंगे, बस हमारा काम बनता रहे। जिसके बारे में बता रहा हूं ना, ये जो क्लाइंट है, बहुत टाइम बाद मुझे पता चला, अभी मतलब 24 के आसपास, 2024 के आसपास पता चला। और अपने दोस्त से, क्योंकि उस सोसाइटी में मेरे दोस्त का कोई कॉमन फ्रेंड शायद उधर था, उसने बताया था कि जो प्रॉपर्टी है जहाँ स्टूडियो सेटअप किया हुआ था इन्होंने, दोनों स्टूडियो सेटअप जो थे वो सेल आउट करे हैं, बेच दिए। लेकिन एक तो अगर 10 रुपये की चीज़ थी 2 रुपये में दे दी, और जिसे दी है ना वो, उसने अपने परिवार को उधर सेटल नहीं किया। पहले वहाँ पर हवन हुआ है, पूजा हुई है, पूरे घर में सारी टाइल्स वगैरह हटाई गई हैं। और पता है एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, वो टाइल तो मैंने देखा है जो वॉश बेसिन के पास हटी हुई थी, लेकिन तीनों कमरों में और गैलरी में, कॉरिडोर में, वॉशरूम में, रसोई में, हर जगह सामान दबा हुआ था। जिन्होंने लिया मकान, अब मेरा उनसे कोई ऐसा कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन भगत है और उन्होंने शुरुआती हवन किया है 21 दिन का जो होता है। उसके बाद पाठ करने के बाद शायद वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। मेरा अब कभी दिल्ली एनसीआर आना हुआ तो एक बार उधर विजिट करूँगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उस जगह की। अभी तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ शेयर किया। हाँ, रिकॉर्डिंग की थी मैंने अपने क्लाइंट के लिए, पूरा काम करके दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसा ही सिमिलर मेरे साथ मुंबई में भी हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही एंटिटी थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें कुछ कुछ वैसी ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सपना मैंने खुली आंखों से कभी देखा है, याद रह गया और वही अब रिपीट हो रहा है। खैर, आज के अपने एक्सपीरियंस में मेरे इतना ही। अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करना, बताना कैसा लगा। और हर बार कहता हूँ कि आप आर्टिकल्स या जो आप लोग मुझे भेजते हो इस चैनल पे वही रखूँ, या मैं बीच बीच में अपने एक्सपीरियंसेस भी ले आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।